Good morning, everyone, and let's discuss Air Force Set 13. And first, I'm going to explain the passage. The most significant aspect of continued unlocking of public activity during the COVID-19 pandemic is the decision of many states to reopen schools in November. द मोस्ट सिग्निफिकेंट आस्पेक्ट मीन्स होता है पहलू, आस्पेक्ट मीन्स पहलू, इसका सिनोनिम होगा फीचर। सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण, इसका सिनोनिम होगा इम्पॉर्टेंट। अनलॉकिंग सब आप समझ रहे हैं। पैंडेमिक महामारी, ओके। द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द मोस्ट सिग्निफिकेंट आस्पेक्ट ऑफ कंटिन्यूड अनलॉकिंग ऑफ पब्लिक एक्टिविटी ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, कोविड-19 नामक महामारी के दौरान सार्वजनिक, पब्लिक मीन्स होता है सार्वजनिक, यह एडजेक्टिव का काम करता है। पब्लिक यह नाउन का भी काम करता है जब यह जनता के अर्थ में आता है। कोविड-19 नामक महामारी के दौरान सार्वजनिक गतिविधि में जो कंटिन्यूड अनलॉकिंग किया गया है, यानी लगातार अब इन गतिविधि को खोल दिया गया है, अनलॉक कर दिया गया है, इसका महत्वपूर्ण आस्पेक्ट, इसका महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो इसका महत्वपूर्ण पहलू वह डिसीजन है, इज द डिसीजन, वह डिसीजन है जिसमें बहुत से राज्य अपने स्कूल्स को रीओपन कर रहे हैं नवंबर मंथ में। नवंबर मंथ में स्कूलों को राज्यों के द्वारा रीओपन किया जाना, यह सिग्निफिकेंट डिसीजन है पैंडेमिक के दौरान। वाइल सम सच एज आंध्र प्रदेश एंड असम, जबकि कुछ जैसे आंध्र प्रदेश और असम हैव अलाउड पुपिल्स टू बैक ऑन कैंपस फ्रॉम नवंबर 2, कुछ जगहों पर जैसे आंध्र प्रदेश में और असम में शिष्यों को, विद्यार्थियों को, पुपिल्स मीन स्टूडेंट्स को अलाउ कर दिया गया है कि वे अपने अपने कैंपस में 2 नवंबर से आ सकते हैं। मेनी अदर्स आर वेटिंग अंटिल दीपावली टू रेज्यूम क्लासेज, कोई चीज जो किसी कारणवश रुकी हुई है, बंद हो गई है, सेवा बाधित हो गई है, उसको पुनः जारी करने के लिए रेज्यूम का प्रयोग करते हैं। तो मेनी अदर्स आर वेटिंग अंटिल दीपावली टू रेज्यूम क्लासेज, बहुत से राज्य वेट कर रहे हैं। आंध्रा और असम ने घोषणा कर दिया कि 2 नवंबर से स्कूल्स खोले जाएंगे, लेकिन बहुत से राज्य प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वे अपने स्कूल को, अपने क्लासेस को रिज्यूम करेंगे, पुनः शुरू करेंगे दीपावली से। अटेंडेंस एट स्कूल्स रिमेन्स वॉल्यूंटरी, अटेंडेंस, विद्यार्थियों की उपस्थिति स्कूल्स में वॉल्यूंटरी होगी, स्वैच्छिक होगी। वॉल्यूंटरी मैं पहले भी बता चुका हूं, इसका अर्थ होता है स्वैच्छिक, और कई बार इसका एंटोनिम पूछा जाता है। तो वॉल्यूंटरी का एंटोनिम हो जाता है कंपलसरी। पिछले सेट में भी मैंने यह बताया था। कंपलसरी, मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी, इसेंशियल, रिक्वायर्ड, ये सभी वॉल्यूंटरी के एंटोनिम होते हैं। सिंस द सेंटर्स गाइडलाइंस, सेंटर का गाइडलाइन है, यानी केंद्र सरकार का दिशा निर्देश है कि स्कूल में अटेंडेंस जो होगा वो वॉल्यूंटरी होगा, स्वैच्छिक होगा, यानी उपस्थिति के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। विद्यार्थियों की उपस्थिति स्वैच्छिक होगी, यानी उनकी इच्छा पर निर्भर करती है कि वे आएंगे कि नहीं आएंगे। विच नाउ एक्सटेंड अंटिल द एंड ऑफ नवंबर, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है और
नवंबर के अंत तक इसे बढ़ाकर कर दिया गया है। स्पेसिफाई दैट, यह स्पष्ट करता है कि पेरेंट्स कैन डिसाइड व्हाट देयर वर्ड्स शुड डू। पेरेंट्स को यह अधिकार है, पेरेंट्स डिसाइड करेंगे कि उनके वर्ड्स यानी उनके जो बच्चे हैं, उनके जो बच्चे बच्चियां हैं वे क्या करें, स्कूल जाएं या न जाएं, यानी अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं रहेगा। और यह कब तक के लिए बढ़ा दिया गया, तो नवंबर के अंत तक। नवंबर के अंत तक अगर कोई विद्यार्थी अपने स्कूल नहीं जाता है तो इसके लिए स्कूल प्रशासन प्रबंधन उसे बाध्य नहीं करेगा, क्योंकि सरकार के द्वारा यह दिशा निर्देश दिया गया है कि अटेंडेंस जो है वो वॉल्यूंटरी रहेगा, यानी स्वैच्छिक रहेगा। और इसका डिसीजन पेरेंट्स के हाथ में है। पेरेंट्स डिसाइड करेंगे कि उनके बच्चे जो है स्कूल जाएं या न जाएं। नेक्स्ट, existing regulations allow research scholars and students who have to take up practical work to resume from October 15। वे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं और वे स्टूडेंट्स जो किसी प्रैक्टिकल वर्क को कर रहे हैं, उनके लिए जो एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस हैं, वर्तमान में जो नियम हैं, उन्हें अलाउ करते हैं कि वे 15 अक्टूबर से अपने काम को रिज्यूम कर सकते हैं। यानी जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो थेसिस लिख रहे हैं, जो पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, किसी भी तरह का जो रिसर्च कर रहे हैं या जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वे 15 अक्टूबर से अपने संस्थानों में अपने वर्क को रिज्यूम कर सकते हैं, यानी अपने ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं। बट कॉलेजेस रिमेन अंडरस्टैंडेबली कॉशस। लेकिन कॉलेजेस को अंडरस्टैंडेबली कॉशस रहना है, यानी समझ के साथ सचेतता बरतनी है। कॉशस मीन्स होता है सचेत, कॉशस मीन्स होता है जागरूक, अलर्ट, वॉचफुल। इसका सिनोनिम होगा वॉचफुल। कॉलेजेस को यह निर्देश दिया जा रहा है कि उन्हें कॉशस बने रहना है, कॉशस बने रहना है, एंड वांट टू अडॉप्ट अ स्टैगर्ड अप्रोच टू रीओपनिंग। एंड अब ये वांट किसके लिए लगा, तो एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस अलाउ रिसर्च स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स हु हैव टू टेक अ प्रैक्टिकल वर्क to resume from October 15, but colleges remain understandably cautious and want to adopt a staggered approach to reopening। अब ये staggered शब्द जो है एडजेक्टिव ऑफ stagger है। stagger शब्द का जब हम एडजेक्टिव बनाते हैं तो यह staggered हो जाता है। stagger मीन्स होता है लड़खड़ाना। अब लड़खड़ाना के लिए इसका साइनो हो जाता है फाल्टर। स्टैगर मीन्स घबरा जाना भी हो जाता है, बेचैन हो जाना, और तब इसका सिनोनिम हो जाता है परप्लेक्स। तो कॉलेजेस वांट टू अडॉप्ट अ स्टैगर्ड अप्रोच टू रीओपनिंग, यानी कॉलेजेस जो हैं वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं एक ऐसा अप्रोच जो स्टैगर्ड है, यानी वो खुद परप्लेक्स्ड है कि इस रीओपनिंग में हमारा अप्रोच कैसा होगा, हमें क्या करना है। वो खुद परप्लेक्स्ड है, घबराए हुए हैं। स्टैगर्ड का अर्थ यहाँ घबराया हुआ होगा। इंडियाज रिवाइटलाइज्ड पब्लिक स्फेयर, स्फेयर मीन्स होता है डोमेन, स्फेयर मीन्स होता है एरिया, स्फेयर मीन्स होता है फील्ड, क्षेत्र। इंडियाज रिवाइटलाइज्ड पब्लिक स्फेयर आउटसाइड कंटेनमेंट जोन्स, यानी जो कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए हैं जहां अभी पैंडेमिक जो है फैल रहा है, उनके बाहर भारत की जो पब्लिक स्फेयर है, सार्वजनिक क्षेत्र है, वो रिवाइटलाइज्ड है, यानी वो पुनः प्राणवान हो गई है। विद शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स ओपन, वहाँ शॉप्स खुल चुके हैं, रेस्टोरेंट्स रेस्तरां खुल चुके हैं। एंड बसेज एंड अर्बन ट्रेन्स ऑन स्ट्रीम, बसेज भी चल रही हैं, बसेज ऑन स्ट्रीम यानी बसेज चल रही हैं, और अर्बन ट्रेन्स जो हैं वो भी चल रहे हैं। ऑन स्ट्रीम जो है उनकी एक्टिविटी को दर्शाता है। इज सेट टू वाइडन,
इट्स स्कोप एज सिनेमाज ऑल्सो ओपन एट हाफ कैपेसिटी, यानी इंडियाज रिवाइटलाइज्ड पब्लिक स्फेयर इज सेट टू वाइडन इट्स स्कोप। अब यह अपने स्कोप को बड़ा कर रहा है, करने वाला है, इज सेट टू वाइडन, करने को है, क्योंकि सिनेमाज भी अपनी आधी क्षमता के साथ खुल गए हैं। दिस एक्टिविटीज विल रीस्टोर द sinews ऑफ द इकोनॉमी। sinews मीन्स होता है पावर, अब sinews मीन्स नर्व भी होता है, नारी, और sinews मीन्स शक्ति होता है। ये गतिविधियां हमारे इकोनॉमी की शक्ति को रीस्टोर करेंगी, फिर से बहाल करेंगी या पूर्वावस्था में लाएंगी। बट दे कम विद द रिस्क ऑफ एक्सपोजिंग मोर पीपल टू द कोरोना वायरस, लेकिन दे कम विद, यहां एक एप्रीहेंशन, एक आशंका दर्शाई जा रही है कि ऐसा भी हो सकता है, ये सभी चीजें जब खोल दी गई है, सब जगह अनलॉक लागू हो गया है, तो बहुत से लोग, मोर पीपुल, कोरोना वायरस के प्रति एक्सपोज्ड हो सकते हैं। इट मीन्स वल्नरेबल हो सकते हैं, अधिक से अधिक लोग पुनः कोरोना वायरस के शिकार हो सकते हैं इन सभी गतिविधियों को अनलॉक कर देने के बाद। नाउ वी शुड कम टू क्वेश्चंस एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ कंटिन्यूड अनलॉकिंग ऑफ पब्लिक एक्टिविटी ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। तो इसमें स्पष्ट कहा गया था कि बहुत से राज्यों के द्वारा नवंबर महीने में स्कूल को खोल देना इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है। यह बात डी में कही जा रही है, इसलिए आंसर 1 का डी होगा। नंबर 2 इज, एज पर द एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस रिसर्च स्कॉलर्स में कंटिन्यू। रिसर्च स्कॉलर्स कब से कंटिन्यू कर सकते हैं? तो कहा गया है कि जो प्रैक्टिकल वर्क करने वाले स्टूडेंट्स हैं और जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो दोनों 15 अक्टूबर से अपने क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं, इसलिए 2 का आंसर बी होगा। 3, व्हाट हैज़ बीन सेड अबाउट द अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग पैंडेमिक। पैंडेमिक के दौरान स्टूडेंट्स की उपस्थिति के बारे में पैसेज में क्या कहा गया है? तो यह कहा गया है कि इट इज़ वॉल्यूंटरी, यह स्वैच्छिक होगा, विद्यार्थी की इच्छा पर होगा, और अब यह पावर जो है माता पिता को दिया जा चुका है, अभिभावक को दिया जा चुका है, इसलिए यह वॉल्यूंटरी है, स्वैच्छिक है, यानी आंसर सी होगा। कंपल्सरी मीन्स होता है आवश्यक, मैंडेटरी मीन्स आवश्यक, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। इसेंशियल मीन्स भी होता है आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू द पैसेज? द रीओपनिंग ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज मे कॉज द पैंडेमिक टू स्प्रेड वंस मोर। यह तो बिल्कुल सही है, ये सभी गतिविधियां खोली जा रही हैं और इनका पुनः खुलना पैंडेमिक को एक बार फिर से बढ़ाने का काम कर सकता है, का कारण बन सकता है। बी इज दिस एक्टिविटीज विल नॉट रीस्टोर द sinews ऑफ द इकोनॉमी। लेकिन ये तो कहा गया कि विल रीस्टोर द sinews ऑफ द इकोनॉमी, इसलिए यह भी सही है। अब कहा जा रहा है आंध्रा, दिस एक्टिविटीज विल नॉट रीस्टोर। ओ, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि यहां कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब यहां दिस एक्टिविटीज विल नॉट, ये नॉट शब्द में ध्यान नहीं दे रहा था। दिस एक्टिविटीज विल रीस्टोर द sinews ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी जो है अर्थव्यवस्था, उसके पावर को पुनः बहाल कर देंगी, ये गतिविधियां कर देंगी, जबकि यहां कहा जा रहा है कि नहीं करेंगी, इसीलिए नॉट करेक्ट में आपका आंसर बी होगा, बी। नंबर 5 इज, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, विच एक्टिविटीज विल रीस्टोर द sinews ऑफ द इकोनॉमी। कौन सी एक्टिविटी इकोनॉमी के पावर को पुनः पहले की अवस्था में ला देगी? रीस्टोर करना यानी पूर्वावस्था में लाना, पहले की अवस्था में ला देना रीस्टोर होता है। तो रीओपनिंग ऑफ शॉप्स एंड रेस्टोरेंट सही है, बसेस एंड अर्बन ट्रेन्स बीइंग ऑन स्ट्रीम सही है, रीओपनिंग ऑफ सिनेमा हॉल सही है। जब सब सही है तो आपका आंसर होगा 5 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 is from common error. The election commission has declared that
दोज हु, अब यहाँ ध्यान देंगे, दोज हु आर फाउंड गिल्टी ऑफ, फिक्स्ड प्रेपोजिशन, गिल्टी के साथ हमेशा ऑफ लगता है, ब्रीच ऑफ लॉज, यानी वे जो कानून को तोड़ने का काम करेंगे, ब्रीच मीन्स तोड़ना होता है, दे विल बी अरेस्टेड, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। दोज खुद यहाँ एंटीसीडेंट है और यह पार्ट खुद सब्जेक्ट का काम कर रहा है। दोज हु आर फाउंड गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ लॉज, ये टोटल पार्ट जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ दे अननेसेसरी लगा हुआ है, दे को हटाने से हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। द इलेक्शन कमीशन हैज डिक्लेयर्ड दैट दोज हु आर फाउंड गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ लॉज विल बी अरेस्टेड। इलेक्शन कमीशन ने यह घोषणा किया है कि वे जो कानून तोड़ने के दोषी पाए जाएंगे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। तो दे भले ही हम हिंदी में उन्हें कह रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर जब दोज हु आर फाउंड गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ लॉज खुद यह क्लॉज सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो दे यहाँ सुपरफ्लूअस था, हटा देने से सेंटेंस करेक्ट होगा, इसलिए आंसर होगा सी। वेयर एल्स डिड यू गो बिसाइड्स द ऑफिस, अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, यह बिसाइड्स शब्द है और यह इल्स है, ऑफिस के अलावे, ऑफिस के अलावे, बिसाइड्स का खुद अर्थ होता है के अलावे, तो इल्स यहाँ सुपरफ्लूअस है, इल्स की जरूरत नहीं है, इल्स यहाँ नहीं दिया जाना चाहिए था। 7 का आंसर होगा ए, इल्स को हटाने से यह सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नाउ वी शुड कम टू क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट शुड बी द वर्ब ऑफ कॉम्पिटिटिव। आजकल देख रहे हैं रोज एग्जामिनेशंस हो रहे हैं और जो भी विद्यार्थी मिल रहे हैं वो सभी बता रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के चेंज करने से 1 नंबर का क्वेश्चन निश्चित तौर पर दिया जा रहा है। मैं भी अपने प्रत्येक सेट में दे रहा हूं। व्हाट शुड बी द वर्ब ऑफ कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव का वर्ब क्या होगा, तो कॉम्पिटिटिव शब्द किस शब्द से बना है, इसका वर्ब क्या है, तो कॉम्पिटिशन नाउन है, जिन शब्दों के अंत में TION हो वे नाउन होते हैं, VELY हो यानी LY हो एडजेक्टिव के साथ तो वे एडवर्ब होते हैं, नेस जिन शब्दों के अंत में लगा हुआ हो वे भी नाउन होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो एक ही बचा यानी आंसर होगा 8 का डी। कॉम्पीट वर्ब का ही एडजेक्टिव होता है कॉम्पिटिटिव, कॉम्पीट वर्ब है और इसका यह कॉम्पिटिटिव जो है यह एडजेक्टिव होता है। जिन शब्दों के अंत में IVE हो वे प्रायः एडजेक्टिव ही होते हैं। कॉम्पीट मीन्स होता है बराबरी करना, प्रतिस्पर्धा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट शुड बी द एडजेक्टिव ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का एडजेक्टिव क्या होगा। अब यह शब्द किस शब्द से बना है, तो इसका रूट वर्ड भी प्रेजेंट है। प्रेजेंट मीन्स होता है प्रस्तुत करना, प्रेजेंटेशन मीन्स होता है प्रस्तुति। प्रेजेंटेशन, अब कई विद्यार्थी इसको उपस्थिति समझ जाते हैं, ऐसी भूल ना करें। प्रेजेंटेशन मीन्स होता है प्रस्तुति और प्रेजेंट मीन्स होता है प्रस्तुत करना, और यह प्रेजेंट शब्द जो है उपस्थित के अर्थ में भी आता है। यह प्रेजेंट शब्द उपहार देना के अर्थ में भी आता है। प्रेजेंस शब्द इसी से बना हुआ, प्रेजेंट से बना हुआ नाउन है और इस प्रेजेंस मीन्स होता है उपस्थिति। कभी भी उपस्थिति के लिए प्रेजेंटेशन नहीं, आप प्रेजेंस का प्रयोग करेंगे। रिप्रेजेंट मतलब होता है पुनः प्रस्तुत करना, री लगा हुआ है, इट मीन्स पुनः प्रस्तुत करना। रिप्रेजेंटेटिव नाउन है, IVE लगा हुआ है लेकिन यह नाउन है। मैंने कहा था प्रायः, ये नहीं कहा था सभी। तो रिप्रेजेंटेटिव मीन्स होता है प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, और प्रतिनिधि आदमी है, इसलिए चूंकि आदमी होने के चलते यह रिप्रेजेंटेटिव नाउन बन जाता है। अब देख रहे हैं कि प्रेजेंस भी नाउन है, रिप्रेजेंटेटिव भी नाउन है, रिप्रेजेंट जो है वह वर्ब है। तो यहाँ तो एक ही एडजेक्टिव है, उपस्थित के ही अर्थ में आ रहा है, लेकिन एक ही है, इसलिए 9 का आंसर ए ही होगा। नेक्स्ट 10 इज द बॉय लैक्ड एम्बिशन एंड इविंस्ड नो डिजायर।
इविंस मीन्स होता है प्रकट करना, सामने लाना या प्रकट करना। द बॉय लैक्ड एम्बिशन, लैक मीन्स कमी होना, बॉय में एम्बिशन की कमी थी, लक्ष्य की कमी थी। एंड इविंस नो डिजायर टू डैश हिज फेमस फादर। अब डिजायर के बाद प्रेपोजिशन फॉर भी मिलता है और डिजायर के बाद टू भी मिलता है, तो ध्यान रखें जब डिजायर के बाद फॉर आता है तो इसके बाद नाउन आता है, वह चीज आती है जिसकी हम इच्छा रखते हैं। और डिजायर के बाद जब टू आता है तो वर्ब वन आता है, वर्ब वन, इसलिए यहां हमें वर्ब वन देना होगा। अब शब्द जो है ऑब्विएट, ऑब्विएट मीन्स होता है दूर करना, किसी चीज में आने वाली डिफिकल्टी को दूर कर देना ऑब्विएट है। इसका मीनिंग होता है टू रिमूव डिफिकल्टी, टू रिमूव डिफिकल्टी। बैक बाइट मीन्स होता है चुगली करना, यानी पीठ पीछे किसी की शिकायत करना, यह बैक बाइट है, चुगली करना। इम्यूलेट मीन्स होता है अनुसरण करना, इम्यूलेट मीन्स अनुसरण करना। इम्यूलेट मीन्स नकल करना भी होता है, किसी के पद चिन्हों को अपनाना या किसी के पद चिन्हों पर चलना इम्यूलेट होता है। और प्रोहिबिट मीन्स होता है निषिद्ध करना, मना कर देना, निषिद्ध करना, मना करना, रोकना, निषिद्ध करना, मना करना या रोकना प्रोहिबिट होता है। तो वह अपने फेमस फादर के पद चिन्हों पर चलने की इच्छा प्रकट नहीं किया क्योंकि उसमें एम्बिशन की कमी थी, यानी वह इम्यूलेट नहीं किया अपने फेमस फादर को, इसलिए आंसर इम्यूलेट होगा। अब इम्यूलेट से नाउन, इस पर आप हमेशा ध्यान दें क्योंकि रोज इस पर प्रश्न आ रहा है। इम्यूलेट से नाउन बनाएंगे तो इम्यूलेशन हो जाएगा, एडजेक्टिव बनाएंगे तो इम्यूलेटिव हो जाएगा। ये नाउन बन गया और यह एडजेक्टिव बन गया। रोज इससे प्रश्न आ रहे हैं, विशेष ध्यान दें इस पर। अब प्रोहिबिट शब्द है, इस प्रोहिबिट का अगर हम नाउन बना दें तो यह हो जाएगा प्रोहिबिशन। प्रोहिबिट का अगर हम नाउन बनाएंगे तो यह प्रोहिबिशन हो जाएगा, निषेधाज्ञा या निषेध। क्वेश्चन नंबर 11 इज अ डैश क्राउड गिव द विक्टोरियस टीम ए ट्यूमुलस वेलकम। ट्यूमुलस वेलकम, ट्यूमुल्ट शब्द जो है इसका अर्थ होता है शोर शराबा। जब लोग खुश होकर के चहल पहल करते हैं तो वो ट्यूमुल्ट कहलाता है, शोर शराबा। तो विक्टोरियस टीम को क्राउड ने डैश, ए डैश क्राउड ने, यानी हमें यहाँ एडजेक्टिव देना है। तो कैसी क्राउड थी जो उनका ट्यूमुलस वेलकम की, यानी शोर के साथ जोर जोर से चिल्ला करके लोगों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि वो टीम जो थी वो विक्टोरियस थी, यानी विजयी टीम थी, वह विजय प्राप्त करके लौटी हुई थी। तो यहाँ के लिए हमें शब्द सेलेक्ट करना है। प्रोफिशिएंट मीन्स होता है कुशल, प्रवीण, निपुण, दक्ष। इफिशिएंट इसका साइनो होता है। सॉर्डिड मीन्स होता है वेरी डर्टी, अब डर्टी भी इसका साइनो हो जाएगा। वेरी डर्टी निकृष्ट, घटिया भी होता है। जुबिलेंट मतलब होता है मस्त या हैप्पी, हैप्पी, जोयस, खुश, प्रसन्न। जुबिलेंट मीन्स प्रसन्न। और पेंसिव मीन्स होता है किसी खास चिंता में या किसी खास विचार में डूबा हुआ, तो विचार मग्न। पेंसिव मीन्स विचार मग्न, वह जो किसी खास विचार में डूबा हुआ है उसे पेंसिव कहते हैं। इसका साइनो होता है थॉटफुल, विचार मग्न, चिंता मग्न। तो जुबिलेंट, कौन सी टीम, शोर कौन करके वेलकम करेगी, तो जो जुबिलेंट टीम होगी, जो प्रसन्न होगी, प्रसन्न चित्त होगी, खुश होगी, वह टीम ट्यूमुलस वेलकम करेगी। ट्यूमुल्ट शब्द का, ट्यूमुल्ट नाउन का जब हम एडजेक्टिव बनाते हैं तो यह ट्यूमुलस होता है, याद रखेंगे। ट्यूमुल्ट का यह एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, वन हु मेक्स लव विदाउट सीरियस इंटेंशन। इंटेंशन शब्द इंटेंड वर्ब का नाउन है, इरादा।
यह इंटेंड वर्ब से बना हुआ है, INTEND। इंटेंड मीन्स इरादा होना या उद्देश्य होना, इरादा होना या उद्देश्य होना। तो वन हु मेक्स लव, वह जो लव करता है लेकिन उसका इंटेंशन लव करने का नहीं होता है, यानी कोई सीरियस इंटेंशन उसका नहीं होता है, इस तरह के व्यक्ति को क्या कहें तो बिलव्ड मीन्स होता है प्रेमिका। ल्यूनेटिक मीन्स होता है पागल। पैरामर मीन्स होता है आशिक। और यहां होगा फिलेंडरर, इश्क मिजाज व्यक्ति। बट ए फिलेंडरर हैज नो सीरियस इंटेंशन बिहाइंड व्हाट ही डज, इसीलिए आपका आंसर जो है वह 12 का डी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज कैंडिड। कैंडिड शब्द अपने आप में एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है निःसंकोच। निःसंकोच। जब हम कैंडिड शब्द का नाउन बनाएंगे तो यह कैंडूर हो जाएगा, निःसंकोची होगा कैंडिड का, और कैंडूर मीन्स हो जाएगा निःसंकोच। निःसंकोच नाउन है और निःसंकोची जो है वह एडजेक्टिव है। इसका हमें सिमिलर वर्ड देना है क्योंकि बेस्ट एक्सप्रेसेस कहा जा रहा है। तो ए में फ्रैंक दिया गया है, फ्रैंक मीन्स होता है निःसंकोची, फ्रैंक मीन्स निःसंकोची होता है, इसलिए 13 का आंसर ए होगा। पट्रीड मीन्स होता है बदबूदार, पट्रीड मीन्स बदबूदार, इसका साइनो होगा स्टिंकी या स्टिंकिंग। अब ये दोनों शब्द स्टिंक से बने हैं। स्टिंक मीन्स होता है बदबू, किसी चीज के सड़ने से जो बदबू आती है उसे पट्रीड कहते हैं, स्टिंक भी वही है। नेक्स्ट बी में शब्द है लैकनिक। लैकनिक मीन्स होता है मितभाषी, यानी बहुत कम बोलने वाला, वह जो अल्प शब्दों में, कम शब्दों में अपनी बात को कह दे उसे लैकनिक कहते हैं, मितभाषी। रिजर्व इसका साइनो होता है, रेटिसेंट इसका साइनो होता है। रिजर्व और रेटिसेंट इसके सिनोनिम होते हैं। टॉकेटिव इसका एंटोनिम होगा, टॉकेटिव। इंट्रोवर्ट मीन्स होता है अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट मीन्स अंतर्मुखी, यानी वह जो अपनी बात को अंदर ही अंदर रखता है, जल्दी एक्सपोज नहीं करता है, उसे हम इंट्रोवर्ट कहते हैं। इसका एंटोनिम कई बार पूछा जा चुका है, इसका एंटोनिम होता है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का एंटोनिम होता है एक्सट्रोवर्ट। नेक्स्ट इज इन्वायरेंस। इन्वायरेंस मीन्स होता है आस पड़ोस, इन्वायरेंस मीन्स होता है आस पड़ोस, इर्द गिर्द। तो आस पड़ोस का सिनोनिम हमें देना है तो सराउंडिंग्स होगा, क्योंकि सराउंडिंग्स मीन्स भी होता है आस पड़ोस। क्रीडेंशियल्स मीन्स होता है पहचान पत्र, पद का पहचान पत्र क्रीडेंशियल्स कहलाता है। थ्यूज मीन्स होता है मांसपेशियां, थ्यूज का सिनोनिम मसल्स होता है, मांसपेशियां। असेट्स मीन्स पूंजी या संपत्ति। पूंजी या संपत्ति। तो इन्वायरेंस का आंसर डी होगा, आस पड़ोस यानी सराउंडिंग। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज फो। फो मीन्स फो मीन्स दुश्मन। एंटोनिम देना है इसलिए आंसर होगा फ्रेंड। कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर मीन्स राइवल होता है, यहां दिया हुआ है, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। कॉम्पिटिटर मीन्स होता है राइवल, प्रतिद्वंदी। कॉम्पिटिटर मीन्स प्रतिद्वंदी, कॉम्पीट शब्द से बना हुआ यह नाउन है। नेक्स्ट वर्ड इज इनोक्यूअस। इनोक्यूअस मीन्स होता है
अहानिकर यानी हानि रहित, वह जिसमें हानि न हो उसे इनोक्यूअस कहते हैं, तो जो हानिकारक हो उसे हार्मफुल कहते हैं, यानी 16 का आंसर ए होगा। विराइल मीन्स होता है पौरुष, वह जिसमें पुरुष जैसी शक्ति हो, जिसमें पौरुष हो वह विराइल है। इसका सिनोनिम होता है मैस्कुलिन। पुरुषों जैसा वर्चस्व रखने वाला और पौरुष शक्ति धारण करने वाला विराइल होता है। इसेंट्रिक मीन्स होता है सनकी, झक्की, पागल, उन्मत्त, दीवाना। सनकी, झक्की, पागल, उन्मत्त, वह जो एक मार्ग पर स्थिर न रहे उसे इसेंट्रिक कहते हैं। एंड पोइग्नेंट इज मर्म भेदी, मर्म स्पर्शी, वह जो हमें मर्माहत कर दे, जिस बात को, जिस घटना को, जिस कहानी को पढ़ करके हमारा हृदय जो है वो मर्माहत हो जाए, उसे हम पोइग्नेंट कहते हैं। नाउ नंबर 17 इज गो देयर। अब हमें गो देयर को पैसिव में बदलना है, तो यह गो देयर इंट्रांजिटिव वर्ब है और रूल के अनुसार इंट्रांजिटिव वर्ब से शुरू हुए सेंटेंस को पैसिव में बदलने के लिए हम आवश्यकता के अनुसार यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर आस्क्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू या यू आर टोल्ड टू का प्रयोग करते हैं। तो चूंकि यह गो देयर जो है अपने आप में ऑर्डर को दर्शा रहा है, इसलिए हम इसे बनाएंगे यू आर ऑर्डर्ड टू से, तो आंसर होगा यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज he said to his followers, you must try your best to follow my footprints। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच करना है, तो he asked his followers that they, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट दे होगा। मस्ट से जब ड्यूटी का बोध हो रहा हो तब इसे नहीं बदलते हैं, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग एडवाइस का बोध हो रहा हो तो इसे हैड टू में बदल देते हैं। यहाँ स्ट्रॉन्ग एडवाइस है इसलिए हैड टू में बदल देंगे। यहाँ तक बिल्कुल यह करेक्ट जा रहा है। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यानी देयर ही होगा, बिल्कुल सही है सब कुछ, इसलिए आंसर 18 का ए होगा। नेक्स्ट इज 19। डायरी या DIARRHOEA होता है, यह 19 के ए में दिया हुआ है, इसलिए आंसर ए होगा। 20 कैंटन केरस मीन्स होता है झगड़ालू, जो दिया गया है उसमें सी सही है, इसका सिनोनिम होगा क्वारलसम। कैंटन केरस मीन्स झगड़ालू, इसका सिनोनिम होता है क्वारलसम। सो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड इट एंड थैंक यू वेरी मच।